जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सदर अस्पताल का एक मुद्दा है। पिछले 2-3 महीने की खबर है, अब तक आईसीयू वार्ड यहाँ नहीं खुल सका है। एक गर्भवती जो महिला आती है, उसको सिर्फ स्ट्रेचर नहीं मिलने से उसके गर्भ में उसके बच्चे की मौत हो जाती है। स्ट्रेचर नहीं मिलता है, पति गोद में लेके 2 मंजिला पे चढ़ता है, वहाँ पे उसके गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है। अगर एक विधायक इस तरह से काम करेगा कि स्कूल पहुंच जाए, गार्जियन से बात करे, मीटिंग ले, तो एक पॉजिटिव प्रशासन बनेगा शिक्षा को लेकर। कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको सचिव से मिलना होगा, नॉर्मली स्ट्रेचर प्रशासन की गलती है, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या निर्भय प्रताप सिंह की नजर इस पर है, सदर अस्पताल पर? तो क्या वो निर्भय होकर के बोल सकते हैं कि हमें फला व्यक्ति ने जो है वो तिरंगा यात्रा को रुकवाया? किस आखिर दिक्कत किसको थी? अगर आप यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सदर अस्पताल को सुधारने के लिए आप क्या करिएगा? इस वक्त जो जमीन सर्वे हो रहा है, उसमें अधिकारी बड़े स्तर पर पैसे की मांग करते हैं। आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे, खुद सीओ रहे, आपको ये पता है। उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि जो आम जनता है ना, वो इस चीज से डायरेक्टली अफेक्टेड है। जनसुराज को लेकर क्या सोचते हैं? जनसुराज एक अपना एडवेंचर कर रहे हैं, अच्छा बात है समाज के लिए। एडवेंचर शब्द का आपने इस्तेमाल, एडवेंचर तो होना चाहिए। 5 साल में जम्मू विधानसभा में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, जो बहुत आसान था लेकिन नहीं हुआ? अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्भय प्रताप लोगों के बीच जाएंगे? एक अधिकारी के तौर पर जो जीवन था और अब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो जीवन है, आप किसे एंजॉय कर रहे हैं? क्या ये थोड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है? आप जम्मू में लंबे वक्त रहे और आप इसको अपनी कर्मभूमि मानते हैं, और ऐसा लग रहा है आप जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, ग्राउंड पर एक्टिव हैं, आप जम्मू को हमेशा के लिए कर्मभूमि बनाना चाहते हैं, इसको लेकर क्लियर है? हाँ, जमुई तो मेरा कर्मभूमि है और ये सौभाग्य की बात है। मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कि दूर है, यहाँ है, वहाँ है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन रणभेरी बच चुकी है। चाहे जितने भी प्रत्याशी हों, वो अपनी कमर कस चुके हैं। इस दरमियान कई विधानसभा सीट हैं, उनमें से काफ़ी कम सीटें हैं जो हॉट सीट होती हैं। पिछली बार जम्मू में चकाई सीट हॉट सीट बना था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही जम्मू विधानसभा बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बन चुका है। और उसके पीछे एक ऐसा नेता है जो काफ़ी कम वक्त में चर्चा में आता है और उसकी चर्चा टिकट के प्रबल दावेदारों में होने लगती है। जबकि बीजेपी से यहाँ विधायक श्रेयसी सिंह हैं, लेकिन उसके बाद भी एक नया शख्स आता है जो सीओ की नौकरी को लात मार देता है और फिर राष्ट्र गुणगान यात्रा पर निकलता है और कई तरह के विवाद खड़े होते हैं। अब इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, सीधे मुखातिब होते हैं निर्भय प्रताप सिंह से, और कई सवाल हैं जो आज हम उनसे जो है जवाब जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है निर्भय प्रताप जी। धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। निर्भय प्रताप जी, सवाल तो बहुत हैं, पता भी फिक्स नहीं है कि क्या पूछना है, लेकिन स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। मतलब आप काफी कम वक्त में चर्चा में आ गए। चर्चा इस कदर कि ये कहा जाने लगा कि भाई जो वर्तमान विधायिका हैं, जो चर्चा है कि उनको बांका शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो निर्भय प्रताप सिंह इतने कम वक्त में इतनी जल्दी जो है वो चर्चा में कैसे आए? नहीं, चर्चा में कम वक्त में नहीं, जब से मैं सीओ हूँ 2022 से, उसके बाद मैं अपने गांव पे चला गया क्योंकि मुझे लगा कि ये नौकरी से मैं बहुत विकास नहीं कर पाऊंगा। और मैं दोबारा जब मुझे लगा कि नहीं, ये नौकरी छोटी नहीं है। आप जब मुखिया और सरपंच जैसे लोग जो टॉप 20 का विजिट घूमने गया देश भर में, तब देखा कि ये लोग इतने बड़े काम कर सकते हैं, तो मैं ये सीओ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब पद छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व तो बड़ा छोटा हो सकता है। तो फिर मैं बहुत मोटिवेशन से आया, तब से मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए। कहीं 50 ज़्यादा स्वच्छता अभियान चलाए, 6000 से ज़्यादा लोगों को, प्राइवेट सरकारी विद्यालय, ग्रामीणों को योगा से मैंने जोड़ा। हर्बल गुलाल का उत्पादन, जो नेचर दीदी, आज जिनको बीड़ी बनाने वाली महिलाएं थी उनको नेचर दीदी के रूप में जाना जाता है, और बीड़ी उन्होंने हर्बल गुलाल बनाया। एक मसाला उद्योग लगाया, 150 से ज़्यादा आत्मनिर्भर गांव के लिए मैंने ग्राम सभा की, अलग अलग जनसभा की। तो इन सब चीज़ों से लोगों के दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं था कि एक अच्छा व्यक्ति है। और जब अभी हमारा तिरंगा यात्रा रोका गया और मैंने इस्तीफा दिया, तो हर व्यक्ति के दिमाग में या फिर ये कुछ चीज़ें वायरल हो गई इतना तेजी से कि कोई कैसे तिरंगा यात्रा रोकने पर कोई अपनी नौकरी छोड़ सकता है, क्योंकि नौकरी पाना बहुत कठिन काम है। और हम लोग, मेरा भी 9 साल लगा है। मैं 6 बीपीएससी का अटेम्प्ट, यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया हूँ, जिसमें 3 मेंस में लिखा, फिर बीपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया। तो ये साधारण बात नहीं है। तो इस तरह के कई चर्चाएं हुए जिससे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। जहाँ तक बात है कि कौन कहाँ जाएगा, तो इस पर मैं तो कमेंट करने वाला कोई नहीं हूँ। ये नेतृत्व चेंज करता है, और नेतृत्व योग्यता के आधार पर और कर्मठता के आधार पर किसी व्यक्ति को लगता है अच्छा काम किया है तो उनको प्रोन्नति भी दे दी जाती है, पार्टी में बड़ा दायित्व दे दिया जाता है, बड़े जगह सांसद बना दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब पार्टी डिसाइड करता है, हम तो कोई नहीं है डिसाइड करने वाले। हम अपना काम कर सकते हैं और जो हम क्षेत्र में कर रहे हैं। और राष्ट्र गुणगान यात्रा हम लोग को चला, ये गुणगान यात्रा हर किसी के जहन में है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसकी बात पहुँची है। तो ये सब चीज़ों के कारण लोग हम लोग के विचार को समझे और जाने। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने
सीओ की नौकरी को लात मार दिया, लेकिन इसमें कुछ लोग का ये कहना है कि भाई जिसकी महत्वाकांक्षा विधायक बनने की हो, राजनीति में आने की हो, तो एक सीओ का पद क्या अहमियत रखता है? तो क्या राजनीति में आना था, इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक तरह से ये एक रणनीति है कि चूंकि आप ये खुद कहते हैं कि हम राजनीति में आकर जो है ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जनता में एक अपील होती है। आपका खुद एक बयान है, इंटरव्यू में सुन रहा था कि विधायक का काम सिर्फ सड़क, पुलिया, अस्पताल बनाना नहीं है, बल्कि वो चाहे तो जनता के बीच एक अपीलिंग चेहरा होता है। जैसे आप अगर किसी स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ जा करके अगर आप कुछ सवाल पूछ लेते हैं या खेल के मैदान में चले जाते हैं, तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो क्या एक रणनीति थी राजनीति में आने के लिए? तो राजनीति में आने के लिए तो लोग आईपीएस छोड़ के आ रहे हैं, डीजीपी का पद छोड़ के आ रहे हैं, तो आपने तो एक सीओ का पद छोड़ा सिर्फ। देखिए, दो विषय है इसमें। एक तो है कि कोई भी व्यक्ति स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, न कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ भागता है। अधिकतर लोग सरकारी सेवा में इसलिए जाना चाहते हैं कि उनका जो स्ट्रगल है उनके और उनके परिवार का, खास करके अधिकारी बनने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि अच्छी सैलरी होती है, अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा होता है, मान सम्मान होता है। ये सीओ हम लोग को खूब मान सम्मान मिला है, क्योंकि अच्छा पद होता है, पूरे ब्लॉक को, अंचल का आप लीड कर रहे होते, हेड होते हैं, और अच्छा काम करने का प्लेटफॉर्म भी होता है, लोगों का सहयोग करने का। तो कोई स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ इसलिए नहीं जाता है, क्योंकि अच्छा नौकरी, बहुत अंतर नहीं है। विधायक बन जाना, 5 साल बाद क्या पता आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी तो जो सरकार के साथ जो हमारा दायित्व मिला है वो बढ़ते चला जाएगा। आज DCLR बनेंगे, परसों ADM बनेंगे, ये चीज़ें हम चलती चली जाएगी। हम लोग सर्विस में भी अच्छा काम किए, तो उसमें प्रोन्नति का स्कोप हमारा बहुत अच्छा था। तो ये कोई नहीं होता है कि आज आप किसी से कभी एक विधायक बनिएगा 5 साल के लिए, कल सीओ बनिएगा तो बहुत सारे कहेगा कि हमको नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन ये हमारा होगा। और दूसरा चीज़ जो आपने बोला कि लोग IG, DIG और पुलिस सेवा छोड़ करके आ रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है और होना चाहिए। क्या लोकतंत्र में, हमारे चुनावी मैदान में इलेक्शन जो फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है। इसमें क्या बिजनेस से लोग नहीं आए हैं? इसमें क्या शिक्षक के लोग, शिक्षा क्षेत्र से लोग नहीं आए हैं? समाज सेवा के क्षेत्र से नहीं है? अगर सरकारी सेवा से लोग आते हैं तो क्या दिक्कत है? इनकी संख्या तो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे बिजनेस के क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं, सामाजिकता के क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं, तो ये तो 2, 4, 5 लोग, 10 लोग होंगे, आप शायद नाम गिना सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आए होंगे 2025 के चुनाव के लिए। तो ये सौभाग्य की बात है, उनको आना चाहिए, अपना भाग्य आजमाना चाहिए। और भाग्य नहीं है, ये जो लोक सेवा पहले भी सरकारी सेवा के जो लोग कर रहे थे, और अगर आके जनता के बीच में बैठ करके पॉलिसी मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ अपने जो माइंडसेट से जो नहीं कर पाए जिस सेवा में हो, अगर आकर के इसमें करना चाहते हैं, तो उनका वेलकमिंग होना चाहिए, उनके योग्यता पे आधार पे। क्योंकि आ जाने से थोड़े कि आप विधानसभा चल जाएंगे, लोकसभा वो थोड़ा सा रुकेंगे। सीधा सवाल, आपकी तिरंगा यात्रा आपने कहा कि साजिश करके रुकवाया गया। हाँ। किसने साजिश की थी? आप खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ किसने रोकी थी आपकी जो है राष्ट्रगान यात्रा, तिरंगा यात्रा? ये पता तो सबको है, सभी व्यक्ति को जम्मू में पता है किसने रुकवाया, क्यों रुकवाया। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे थे, बहुत लोगों को हमारी पॉपुलैरिटी और काम से और विचार से बहुत लोग जुड़ रहे थे, तो कुछ लोगों को दिक्कत हुआ अपना भविष्य को लेकर के, तो उन्होंने कराया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने जो नाम लेने से क्यों, क्या निर्भय सिंह, जिनका नाम है निर्भय प्रताप सिंह है, तो क्या वो निर्भय होकर के बोल सकते हैं कि हमें फला व्यक्ति ने जो है वो तिरंगा यात्रा को रुकवाया? किस, आखिर दिक्कत किसको थी? जो सामने आया उसको मैं जम करके जवाब दिया, अब जो पीछे है उसको मैं पीछे से जवाब दिया। जो सामने आया, SDM साहब बोले FIR कर देंगे, उनका मैं क्या किया आप भी जानते हैं। वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ था। थाना प्रभारी बोलेंगे आवेदन देने से क्या होगा रे, ठीक कर दिए, ये क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जो पीछे रह करके इनको मुखौटा बना करके जो, उसको मैं पीछे से जवाब दे दिया। पूरा तिरंगा यात्रा लेके घूमा, पूरा देश तक इसकी बात को पहुंचाया कि आज भारत के तिरंगा यात्रा भारत में लेके नहीं घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे। जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। तो जो जैसा किया उसको मैं जवाब उसके कई गुना ज्यादा मिला है। चलिए प्रताप जी, आपकी तस्वीरें कई वायरल हुई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ। आप किस पार्टी में हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या इसको लेकर जनता के बीच कोई स्पष्टता है? देखिए, मैं एक राष्ट्रवादी विचार का व्यक्ति हूं। अगर चुनाव में भी आता हूं तो राष्ट्रवादी विचार से मैं कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। जिस पार्टी का मैनिफेस्टो राष्ट्रवादी विचार के साथ रहेगा। हालांकि मैं इसके साथ साथ 2014 से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उनको देख करके जो वो डेमोक्रेसी का, जन भागीदारी का लोगों का पार्टिसिपेशन का, अपना दायित्व का, अपना अधिकार का बात करते हैं, इससे बहुत प्रेरणा हम लोगों को मिला है। आत्मनिर्भर गांव, सेल्फ रिलायंस, और नहीं होता है कि अपना स्वदेशी का जिस तरह से उन्होंने ब्रांडिंग किया है, वोकल फॉर लोकल। आप खुलकर पार्टी का नाम नहीं ले रहे, इशारों में आपने बता दिया, लोग समझ गए होंगे।
अब हम समझने वाले हर आप बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर मोदी से प्रभावित है तो। मोदी जी से प्रभावित मैं इसलिए नहीं, लोक सेवा के लिए भी प्रभावित था। जब मैं सीईओ था तो पहला दिन नेता बनने के लिए झाड़ू नहीं मार रहा था। जब गांव सुबह सुबह 6 बजे जाके योगा करा रहा था तो नेता बनने के लिए कोई झाड़ू नहीं योगा नहीं करा था। सुबह सुबह अपना जाकर किसी गाँव में 8 बजे रात में बैठ, तो ये सब कोई विषय नहीं होता। मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यहाँ रुक गया। अगर ट्रांसफर नहीं होता तो मैं सीईओ एज काम कर रहा होता, लेकिन मैं ट्रांसफर हुआ, रुक गया, और यहाँ रुका तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होने लगा कि अरे ये तो गांव गांव में जाकर इनका विचार का, क्योंकि विचार सबसे मजबूत चीज होता है, विचार से बड़ा चीज कुछ नहीं होता है, और लीडरशिप में विचारवान होना जरूरी है, कर्मठ होना जरूरी है। ये सब चीजें थी तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो। तो ये कोई नेतागिरी, कोई ये बहुत अलग से विषय है, इसको दिमाग में कोई करके नहीं आए हम लोग अपना काम सामाजिक कर रहे थे। हाँ, जब लोगों ने इसमें दिक्कत अड़चन डालने का प्रयास किया तो हम लोग बोले कि भाई ऐसा है तो फिर आप योग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है, तो आप, हम लोग फिर अपना बात को रखना चालू किया समाज में। आप जम्मू में लंबे वक्त रहे और आप इसको अपनी कर्मभूमि मानते हैं, और ऐसा लग रहा है आप जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, ग्राउंड पर एक्टिव हैं, आप जम्मू को हमेशा के लिए कर्मभूमि बनाना चाहते हैं, इसको लेकर क्लियर है? हाँ, जमुई तो मेरा कर्मभूमि है, और ये सौभाग्य की बात है। मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कि दूर है, यहाँ है, वहाँ है, बॉर्डर एरिया है, लेकिन मैं जब आया तो यहीं का हो गया। हम लोग पहले लक्ष्मीपुर में रहते थे जब हम ट्रेनिंग सीईओ थे, और जंगल में जाके घूमते थे, बहुत आनंद आया। मतलब जमुई में इतना आनंद का पल, क्योंकि यूपीएससी में बहुत हेक्टिक जीवन रहता है, बहुत चैलेंजेस रहता है, आर्थिक रूप से या फिर लाइफ स्टाइल को लेकर, खाना पीना को लेकर बहुत चुनौती सही में रहता है। एक तैयारी करने वाले बीपीएससी यूपीएससी के लोग बहुत मतलब अलग टाइप का लेवल का स्ट्रगल है। तो यहाँ आने के बाद बहुत मजा आया, मतलब जब लक्ष्मीपुर को और जमुई को मैंने खूब सेलिब्रेट किया। चलिए ठीक है, अब सवाल ये होगा कि आप मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, जम्मू में आप रहे, आप मुझे 2-3 चीज़ बताइए जो सबसे बड़ा मुद्दा है। सदर अस्पताल का एक मुद्दा है, पिछले 2-3 महीने की खबर है, अब तक आईसीयू वार्ड यहाँ नहीं खुल सका है। एक गर्भवती जो महिला आती है उसको सिर्फ स्ट्रेचर नहीं मिलने से उसके गर्भ में उसके बच्चे की मौत हो जाती है। स्ट्रेचर नहीं मिलता है, पति गोद में लेके 2 मंजिला पे चढ़ता है, वहाँ पे उसके गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है। एनडीए की सरकार है, राज्य में भी देश में भी, अब तक आईसीयू वार्ड नहीं खुला है। जो सदर अस्पताल है, जल जमाव हमेशा रहता है, जहां लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं वहां पर वो बीमार होकर जाएंगे। तो क्या निर्भय प्रताप सिंह की नजर सदर अस्पताल पर है? और अगर यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम सदर अस्पताल में आप चलिए आईसीयू वार्ड नहीं भी खुलवा पा रहे हैं, क्या आप स्ट्रेचर नहीं दिलवा पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है 2-3 चीजें। सरकार का नीति हर जिला के लिए बराबर होता है। कुछ कमियां प्रशासन की तरफ से भी होता है, कुछ कमियां जनप्रतिनिधि की तरफ से भी होता है। मैं यहाँ वहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा मानना है कि आप एज ए जनप्रतिनिधि 2-3 महीने पे, 4 महीने पे सदर अस्पताल घूमने जाइए। साल में 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, 10 मिनट के लिए जाइए, 2 मिनट के लिए जाइए, देखिए कितना बड़ा स्ट्रांग मैसेज आता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि 8 दशक हमारे देश का आज़ादी का हो गया, अगर इसके बावजूद भी कोई गर्भवती महिला का, कोई माता का बच्चा उसके गर्भ से इसलिए लॉस कर जाती है क्योंकि स्ट्रेचर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। स्ट्रेचर की कीमत कितनी होती है जी, आपको पता होगा? स्ट्रेचर की कीमत कितनी होती है? कितना होगा, हमको लगता है 10-12 हज़ार मैक्सिमम। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको सचिव से मिलना होगा। नॉर्मली स्ट्रेचर प्रशासन की गलती है, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या निर्भय प्रताप सिंह की नजर इस पर है, सदर अस्पताल पर? फैसिलिटी होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटी एकदम होना चाहिए। जैसे आप कई जगह देखेंगे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, फंक्शनल नहीं है। सीधे सवाल पे आते हैं, अगर आप यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सदर अस्पताल को सुधारने के लिए आप क्या करिएगा? सदर अस्पताल को सुधारने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं सिस्टम का पार्ट रह चुका हूँ। सुधारने के लिए सबसे बड़े लगातार बैठक कीजिए। अस्पताल के जो पदाधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जनता को, प्रतिनिधि को भी बैठाइए मोहल्ले के, मतलब जैसे नहीं होता जमुई के 10-15 सम्मानित, और वार्ड से लेकर के हर व्यक्ति को बैठाइए, कुछ सम्मानित व्यक्ति को बैठाइए, विशेषज्ञ को बैठाइए, डॉक्टर्स को बैठाइए जो बाहर प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं, और आप भी बैठिए और डॉक्टर्स को भी बैठाइए। अब फिर देखिए व्यवस्था में क्या क्या होना चाहिए, और किसकी फंड नहीं है तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था में मेंटेनेंस, मैनेजमेंट की कमी को आप इमीडिएट दूर कर सकते हैं। 2-4-5 मीटिंग कीजिए ना, देखिए कैसे व्यवस्था दूर हो। जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप बोले भी कि इस विद्यालय का, अब बोलिएगा विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो पढ़ाई हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता कि पाठक सर का इतना नाम ही नहीं होता, उन्होंने पूरा नकेल कस दिया। आज फिर वही स्थिति फिर धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। कहने का मतलब है कि विधायक कोई जाए और बच्चा से पूछ ले, मास्टर साहब सामने क्या पढ़ाई किए हैं, सारा पोल खुल गया 1 मिनट में। 2 महीना में क्या पढ़ाई किया, अगर 2 लाइन नहीं बता पाया तो क्या पढ़ा है भाई आप, क्या पढ़ा है आप?
उसके बाद किसी बच्चा को एक दिन हाथ पकड़ कर विद्यालय पहुंचा दे, माता पिता को स्ट्रांग मैसेज चल गया, बच्चा भविष्य जो हम समझ रहे हैं, तो आप कहे नहीं अपने बच्चों को मतलब आप अगर एक विधायक इस तरह से काम करेगा कि स्कूल पहुंच जाए, गार्जियन से बात करे, मीटिंग ले, तो एक पॉजिटिव प्रशासन बनेगा शिक्षा को लेकर। छोटा काम करना है। विधायक कोई मिसाइल मैन नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम वही थे। आप मिसाइल मैन नहीं है, आप कोई बड़का साइंटिस्ट नहीं है, आप कुछ बहुत बड़ा आविष्कार नहीं कर सकते हैं, भगवान विश्वकर्मा नहीं है आप छोटा छोटा काम करने के लिए बनाए गए हैं, छोटा छोटा काम कीजिए। आप सोचिएगा कि अब स्ट्रेचर नहीं है तो 50 स्ट्रेचर साइन मारेंगे आ जाएगा, वो सब नहीं होगा। जो स्ट्रेचर पिछला था वो कहाँ गया, होगा ना जी, वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका चक्का खराब है तो क्यों नहीं उसको रिपेयर हो पाया, ये सब काम तो कर सकते हैं। और नहीं होगा तो फंडिंग, क्राउड फंडिंग कर देंगे। 500 रुपये आप निकालिए कि स्ट्रेचर लेना है, क्या 10 स्ट्रेचर तुरंत आ जाएगा। कोई विधायक कहे आप करेगा, अगर अधिकारी नहीं भी सुनता है तो अगर आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, अगर आप कहिए कि हम 1000 दे रहे हैं, कुछ और समाज के लोग कैसे नहीं सुनेगा कोई अधिकारी बात, कैसे नहीं सुनेगा, जनप्रतिनिधि ने सुनेगा, किसका सुनेगा। एक और सवाल, आप सीओ रह चुके हैं, ये आरोप ग्राउंड पे लोग लगाते हैं, इस वक्त जो जमीन सर्वे हो रहा है उसमें अधिकारी बड़े स्तर पर पैसे की मांग करते हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे, खुद सीओ रहे, आपको ये पता है, उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि जो आम जनता है ना, वो इस चीज से डायरेक्टली अफेक्टेड है, जो घुसखोरी चल रही है ब्लॉक में या अन्य जगहों पर, उसको लेकर हमें प्रताप सिंह का कि क्या क्या योजना है, कैसे आप जनता के बीच मैसेज देंगे कि अगर हम बनते हैं तो इन सब चीजों पर रोक लग जाएगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का लोकतंत्र को मीनिंग ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब वाला पब्लिक पार्टिसिपेशन। कभी आप देखें हैं किसी गांव में सीईओ को बुला करके कहा गया कि महोदय हम आपसे बात करना चाहते हैं? कभी देखें हैं आप? कभी गांव में देखे हैं कि एक गांव का ग्राम सभा लगा हो, कभी टीचर को बुला कर कहा जाएगा आपसे बात करना हम लोग चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, आपके विचार को जानना चाहते हैं। सीईओ को आप बुलाएंगे तो क्या कहेगा, हम चोरी करेंगे कल से। इसे गांव में 100 लोग बैठे हैं, सीईओ साहब को आप कहेंगे कि भाई आप आइए, आपसे मिलना चाहता है पूरा गांव, अपनी बात को रखिए, तो क्या उनको हिम्मत है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो नहीं आएंगे? हिम्मत है? कितना भी शेड्यूल टाइट हो उनको आना पड़ेगा, वो आएंगे। और उसके बाद उनसे पूछिए कि महोदय ये हमारी समस्या है, क्या निवारण है? तो क्या कहेंगे, कल से हम चोरी करेंगे, कल से हम 10,000 चोरी हमारा कर्मचारी कर रहा है तो 20,000 दीजिएगा। हिम्मत है? नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि हमारा पूरा गांव का स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और संगठित नहीं है। संगठित होने की जरूरत है। सीईओ साहब को बुलाइए और ये जो आप बता रहे हैं कि सर्वे का समस्या है, उनसे पूछिए कि सर सर्वे की समस्या में हम लोग ये परेशानी झेल रहे हैं, अब क्या होगा। उस गाँव का सीईओ साहब पहले मैसेज देंगे जाके कर्मचारी को कि देखो, अगर तुम उस गांव में ले लेना चोरी करना, उस गांव में कर लेना, इस गांव में किया तो सस्पेंड कर देंगे तुरंत, चाहे करा देंगे। क्योंकि ये गांव के लोग जागरूक हो चुका है, अपना अधिकार को जान चुका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जान चुका है, तो ये करने की जरूरत है। मैं बार बार तो 150 मीटिंग क्या लिया, मैं 150 मीटिंग में यही बात कहा कि आप और हम मिलकर के सिस्टम को कैसे टाइट करेंगे। हाँ, इसमें बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि का भी रोल आता है। भाई कम से कम 2-3 पंचायत मिला करके एक जगह सीईओ को बुला करके बैठा दीजिए, वीडियो को बुला कर बैठा दीजिए, लोग भी उनके बीच जब रूबरू होगा क्या समस्या है। कोई कहता है कि जाति बनाने के लिए 500 लगता है, कोई कहता है कि पेंशन कार्ड बनाने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए 1000 लगता है। दुर्भाग्य की बात है, कैसे लग जाता है। तो क्या निर्भय प्रताप आएंगे तो क्या इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी? क्या आप स्टेप्स लेंगे एटलीस्ट? ये सब मुश्किल हो जाएगा करना। ये सब पैसा वैसा का जो ट्रांजैक्शन है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। लोगों को उनके अधिकार को और लोगों को इस लेवल पर ला दीजिए, जागरूक कर दीजिए, उनकी ताकत का एहसास करा दीजिए। हाँ, जागरूक कर दिए। और जो कनेक्शन, जैसे अधिकारी क्या बोलता है, जैसे आएगा कहीं भी क्या बोलता है, सुनो जी किसका किसका काम है, बाकी लोग जाओ जी, बोलता है ना। आप लोग आइए, बाकी जाइए, आपका भी कुछ काम है, नहीं आप जाए, क्यों जाओ भाई। बैठ करके ग्राम सभा का स्ट्रक्चर में बैठिए, हमारी बात को सुनिए, देखिए कैसे चीजें बेहतर हो जाता है। चलिए, पिछले 5 साल में जमुई विधानसभा से आपका नाम आगे चल रहा है, हालांकि आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 5 साल में जमुई विधानसभा में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, जो बहुत आसान था लेकिन नहीं हुआ? देखिए, मैं किसी काम का एनालिसिस में नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी कुछ लिमिटेशन है और पॉलिटिकल कंपल्सन है। नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है, मैं कोई कंपल्सन पे काम नहीं करता हूँ। जो मेरे साथ होता है मैं चीज़ों को उसको फेस करने में सक्षम हूँ, तो कोई मुझे कंपल्सन है, कोई डर की बात किसी से नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना एक दायरा है उसको मैं क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा काम, न केवल जमुई की बात कर रहा हूँ, पूरा बिहार की बात कर रहा हूँ, कि जो सबसे बड़ी ताकत जो विधायक लोगों को दिया गया है, उनका अपील जनप्रतिनिधि होने का, उसका इस्तेमाल शायद किसी ने 2% किया होगा या 5% किया, इससे ऊपर नहीं किया। इसका इस्तेमाल अगर आप 80 या 90% कर देंगे तो, क्योंकि आपको पुल पुलिया नहीं बनाना, वो बजट है, वो आएगा बनेगा। आपको अपना अपील से सामाजिक बदलाव करना है,
सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा गिरावट आ रहा है, मोरालिटी का, इथिकल का, इसके गिरावट का, नैतिकता का पतन जो हो रहा है उसको बचाना है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो पतन हो रहा है उसको मजबूत करना है और बहुत सारी समस्याएं तो इससे खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्रताप जी, बहुत सारे लोग जो आपके समर्थक भी हैं और कहते हैं कि नहीं ठीक है, आदमी संघर्ष कर रहा है, फिर वो सवाल पूछता है कि जनसुराज भी तो एक ऑप्शन था जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, कोई बैगेज नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं हर मसले पर। तो क्या जनसुराज की तरफ आपका कोई अट्रैक्शन नहीं है? आप कह रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं। जनसुराज में जहां ये कहा जा रहा है कि भाई सर्वे में जिसका नाम मजबूत होगा उसे टिकट मिलेगी, नई पार्टी है, जनसुराज को लेकर क्या सोचते हैं? जन स्वराज एक अपना एडवेंचर कर रहे हैं, अच्छा बात है समाज के लिए। एडवेंचर शब्द का आपने इस्तेमाल तो एडवेंचर तो होना चाहिए ना, एडवेंचर जीवन हम लोगों ने भी किया, प्रयास किया यूपीएससी का। भाई साधारण 61% वाले थे, एडवेंचर किए, कलेक्टर बनना, एडवेंचर चालू कर दिए। तो हर व्यक्ति अपना एडवेंचर कर रहा है लोकतंत्र में, उनको भी लगता है एक नया व्यवस्था स्थापित करने, तो अपना कर रहे हैं प्रयास। जनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचार से बहुत प्रभावित थे। एक लेमैन की तरह बात करते हैं, वो कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते कि आप और हम नहीं समझ पाए। अधिकारी भी उतना ही समझ रहा है जितना एक किसान समझ रहा है, एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक उतना ही समझ रहा है जितना एक आम व्यक्ति समझ रहा है, और उससे सब मोटिवेट हो रहा है। तो उनका एक विचार का लहजा बहुत अलग लेवल का है, एक बहुत जबरदस्त ओरेटर हैं और कर्मठ तो हैं ही, साथ साथ उन्होंने पूरा अपना जीवन ही समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे दिया है। तो ये सब चीजें जो है इंस्पायर करता है। मतलब निर्मय प्रताप जी जो हैं वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं। राजनीति में खुलकर नहीं कहा जाता, संकेतों से चीजों को समझाया जाता है, आप शायद समझ रहे होंगे। अगला सवाल ये है कि दावेदारी तो आपकी चल रही है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्भय प्रताप लोगों के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमें जो है अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हम आपके लिए खड़े हैं, आप हमको वोट करिए? क्या चुनावी मैदान में, जंग में के मैदान में कूदेंगे निर्भय प्रताप? देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्र के निर्माण में आप अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से निर्माण करने का अपने क्षमता के अनुसार करते रहना चाहिए और क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपका क्षमता और आपका पावर में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी होता है, क्योंकि अपील ज़्यादा होता है, आपको पावर मतलब लेजिस्लेटिव। मेरा सवाल था, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? खुलकर बता दीजिए। देखिए, ये चीज़ें तो समय पर डिसाइड करना बेहतर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम लोग राष्ट्र गुणगान यात्रा चला रहे थे, इसमें अपने विचारों का आध्यात्मिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, सामाजिक रूप से समाज को कैसे मजबूत किया, आर्थिक रूप से समाज, शैक्षणिक, राजनीतिक, हर मुद्दा पर हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के विस्तृत में चर्चा किया है, इसलिए लोग बहुत प्रभावित हैं। तो समय के साथ बेहतर होगा कि समय के साथ आप निर्णय लेंगे तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और अभी तो ना अभी आचार संहिता लगा है, ना नॉमिनेशन हो रहा है, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं हमको लगता है। वक्त का इंतजार करना चाहते हैं? हाँ, वक्त सबसे मजबूत चीज होता है। आपको वक्त से ताकतवर कुछ नहीं होता है। जब कोई अधिकारी होता है तब कहीं ना कहीं वो लोगों से मिलने से बचता है, या अगर नहीं भी बचता है तो उतना ज़्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप एक नेता के तौर पे आए हैं तो क्या लाइफ थोड़ा हैक्टिक हुआ है? क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आपको लोगों से मिलना जुलना होता है, आप किसी को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। एक अधिकारी के तौर पर जो जीवन था और अब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो जीवन है, आप किसे इंजॉय कर रहे हैं? क्या ये थोड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है? देखिए, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब से मैं आया हूँ सुबह 6 बजे योगा कराने के लिए, कभी किसी दिन स्वच्छता अभियान के लिए, गांव में आत्मनिर्भर गांव कैसे बने, तो मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। मेरा दरवाजा किसी के लिए अधिकारी की छवि रहती वो आपकी नहीं रही, आपकी स्टार्टिंग से लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति रही है? कभी नहीं रही है। मैं अधिकारी बना था तो मैं गांव का विकास कैसे हो, अपने गांव में झाड़ू क्यों मार रहा था, यहाँ से नौकरी छोड़ करके आया, 1 घंटे में नौकरी छोड़ के चला गया, अपने गांव में झाड़ू मार रहा हूँ। तो ये सब मुझे लगता है कि कभी मैं अधिकारी के प्रोफाइल में अगर ये है कि नहीं मिलना जुलना होता है तो सूट नहीं करता हूँ। वैसे लोक सेवा का हमारा देश का मतलब ब्रिटिश सेवा नहीं है। वो ब्रिटिश काल में होता था कि नहीं मिलेंगे, आपका 2-3 बैरियर होगा, उसको एक के बाद फिल्टर कीजिएगा, तो यहाँ फिर आपको छाटेंगे, फिर छाटेंगे, तब जाकर हमसे कुछ लोग मिलेंगे। ये हमारा देश का लोक सेवा का मतलब नहीं। लौह पुरुष ने इससे आयरन, इसकी रीढ़ की हड्डी इसको मानते हैं हम लोग कि अपने हमारा देश का जो प्रशासन है रीढ़ की हड्डी है, और इसको लोगों से रूबरू कराने का। आप जनता दरबार का कल्चर सुने होंगे, आपको 24/7 संपर्क, फोन पे, तमाम तरह की चीज़ें सुविधाएं दी गई है। तो अगर कोई इस तरह के अगर पदाधिकारी बनता है तो मुझे लगता है कि आप पदाधिकारी मत बनिए, आप बिजनेस कीजिए। वहाँ किसी से मिलना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर हैं तो लोगों का बात सुनना पड़ेगा, लोगों का कंप्लेन सुनना पड़ेगा, लोगों का गुस्सा भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कई काम सही में हम लोग, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हर किसी का काम इमीडिएट नहीं कर पाएंगे, प्रशासन का भी लिमिटेशन हो जाता है। लेकिन आपका दरवाजा एकदम खुला होना चाहिए
ये आप सोचेंगे कि नहीं हम अधिकारी हैं तो नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको नहीं लाया गया है। और इसके लिए सारा एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आपकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप लोगों से मिल रहे हैं तो वो कहते हैं कि काम करवा पाए या नहीं करवा पाए, लेकिन वो कम से कम सुख दुख में सुनते हैं हमारी। जीवन क्यों जीना? जब आप काम मिलने से मजबूरी है तो क्यों जीवन जीना? ऐसा आराम से और कुछ कर सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी है जाके खेले, कोई टीचर है जाके पढ़े, पढ़ाए लिखाए, कोई व्यवसायी है जाके व्यवसाय करे, जो कर रहे हैं जाके कीजिए ना। क्यों मजबूरी में जीवन जीना है? एक जीवन मिला है, पता नहीं उसके बाद पता नहीं कि मनुष्य जीवन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के साथ 84,000 योनियां होती हैं। तो किसमें आप जाएंगे? कुत्ता बिल्ली क्या बनेंगे? गधा शेर कुछ भी बन सकते हैं। तो आप मजबूरी में जीवन नहीं जीना है। मेरा मानना है कि आप खुल करके जीवन जिए। चलिए, तो हमारे साथी निर्भय प्रताप सिंह, जमुई से इनकी दावेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि श्री सिंह जी को कहाँ भेजा जाएगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं और हम उन चर्चाओं की बात कर रहे हैं जो यहाँ ग्राउंड लेवल पर जो है या पटना की मीडिया में बात हो रही है कि श्री सिंह को लेकर जिस तरीके से है कहा जा रहा है कि जो 5 साल में करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पाई हैं, और इसलिए परसेप्शन, क्योंकि राजनीति में सच्चाई का महत्व नहीं होता है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और जो परसेप्शन बना है वो बना है कि यहाँ की जो वर्तमान विधायिका हैं वहाँ उनके कार्यकलाप से जो यहाँ के लोग हैं वो नाराज हैं। और इसी बीच जो निर्भय प्रताप सिंह हैं वो सीईओ की नौकरी को छोड़ते हैं और अचानक चर्चा का विषय बनते हैं और एक मुद्दा बनाते हैं राष्ट्रीय गुणगान यात्रा का। जब उनको कहा जाता है कि आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि अगर हम भारत माता के जय हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में कहेंगे। उसके बाद सीईओ की नौकरी को छोड़ना और अब चर्चा ये छिड़ जाना कि इनको जमुई से जो है वो टिकट मिल सकता है। इतना तो है निर्भय प्रताप सिंह जो राजनीति के नब्ज को समझते हैं, कैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए और चर्चा में आया जाए। और अब बात यहाँ तक चल रही है, हालांकि जमुई जो है अब वो बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक हो चुका है। एक तो टिकट मिलने के बाद वो अलग, जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता, जम्मू की जनता की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार बीजेपी से जो है वो किसको टिकट मिलेगा। हमारे साथ निर्भय प्रताप सिंह थे। हमने अलग अलग मसलों को लेकर बात की। हमने स्तर अस्पताल को लेकर बात की कि अगर वहाँ आईसीयू नहीं है तो भाई स्ट्रेचर तक क्यों नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है और अपील जो जनप्रतिनिधि का होता है वो बड़ा होता है, पुल पुलिया वो सरकार का हिस्सा होता है, वो आपके बजट में आता है, बनता है, लेकिन आप जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक में हर जगह करप्शन है, वादे हर कोई करता है, निर्भय प्रताप जी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। आप उनकी बातों से किस हद तक इत्तेफाक हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।